नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं के लिए द स्टोरी ऑफ पोएट्री की चौथी वीडियो। जी बच्चों, वर्ग 12वीं के लिए द स्टोरी ऑफ पोएट्री की चौथी वीडियो। तो आज की वीडियो पेज संख्या 34 जी पृष्ठ संख्या 34 से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी। तो लिखा कि एज वी प्रोसीड फर्दर। एज का मतलब होता है जैसे, वी मतलब हम लोग, प्रोसीड मतलब बढ़ते हैं, फर्दर मतलब आगे। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी फाइंड हम पाते हैं क्वीन विक्टोरिया असेंडिंग द थ्रोन, कि क्वीन विक्टोरिया जो है ना वह इंग्लैंड की गद्दी पे बैठती हैं। एज वी प्रोसीड फर्दर, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, वी फाइंड हम पाते हैं क्वीन विक्टोरिया असेंडिंग द थ्रोन, इंग्लैंड की राजगद्दी पे, ब्रिटिश हुकूमत पे, ये गद्दी पे विक्टोरिया बैठती हैं। द पीरियड, ये जो पीरियड है ना बच्चों, इसे थोड़ा कर देते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1837 टू 1901, यानी यह जो पीरियड है, यह जो अवधि है 1837 से लेकर के 1901 तक, विटनेस्ड सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, यानी इस पीरियड में इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने विटनेस किया, देखा, सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा 1837 से लेकर के 1901 के बीच में। इस दौरान कौन कौन से इवेंट्स हुई समझिए। द राइज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का उदय हुआ। द राइज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का उदय हुआ। द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। एक्सपेंशन का मतलब विस्तार होता है। अंग्रेजी हुकूमत का विस्तार हुआ। एंड द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और बच्चों विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी विकास हुआ। ये सब कब हुआ? 1837 से लेकर के 1901 के बीच में, जब इंग्लैंड की गद्दी पे महारानी विक्टोरिया बैठी। ए नंबर ऑफ इन्वेंशंस, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, इन्वेंशंस का मतलब होता है आविष्कार, एंड डिस्कवरीज का मतलब होता है खोज। ए नंबर ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज टूक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान बहुत सारे खोज और आविष्कार भी हुए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ देम, यानी जितने भी खोज हुए, इन्वेंशंस हुए, जितने भी बच्चों डिस्कवरीज हुए, है ना, उनमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये सबसे महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। 1837 से 1901 के बीच में इंग्लैंड की गद्दी पे महारानी विक्टोरिया रहीं। उस दौरान राइज ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर हुआ, प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुई, और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सिग्निफिकेंट था, महत्वपूर्ण जो बात हुई, वो थी चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इट हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द एज, उस युग पे जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ स्पेस, इसका ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट पड़ा, यानी सबसे बड़ा प्रभाव उस युग पे इसी का पड़ा। इट चैलेंज्ड, इसने चुनौती दी, इट चैलेंज्ड, इसने चुनौती दी, द बिब्लिकल वर्जन ऑफ द क्रिएशन एंड सूक पीपल्स फेथ इन क्रिश्चियनिटी। सूक का मतलब हिला देना, डुला देना। मतलब जब चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ना, इसने बच्चों उस काल पे सबसे प्रभाव डाला, और इसने चुनौती दे दी। किसको? इसने सृष्टि के बाइबल संस्करण को चुनौती दी, एवं ईसाई धर्म में लोगों के विश्वास को इसने क्या कर दिया? हिला दिया। डिस्पाइट दिस, इतना होने के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इतना होने के बावजूद भी रोमांटिक ट्रेडिशन कंटिन्यूड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। इतना होने के बाद भी 19वीं सदी के लेटर पार्ट, यानी उत्तरार्ध वाले हिस्से में भी रोमांटिक जो परंपरा थी, जो रोमांटिक ट्रेडिशन थी ना बच्चों, ये कंटिन्यू, ये चलती रही। हाउएवर द राइज ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एक्सपेंशन ऑफ द रीडिंग पीपल चेंज्ड फंक्शन ऑफ पोएट्री। फिर भी बच्चों राइज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का उदय हुआ, एंड द एक्सपेंशन ऑफ द रीडिंग पब्लिक, और पढ़ने वाले लोगों की संख्या का जब विस्तार हुआ ना, तो इसने फंक्शन ऑफ पोएट्री, यानी काव्य के क्रियाकलाप को ही इसने क्या कर दिया? बदल दिया।
इट केम टू बी रिलेटेड मोर टू लाइफ देन द रोमांटिक। यानी अब जो कविताएं लिखी जाने लगी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, जो कविताएं लिखी जाने लगी ना, वह बच्चों जीवन से ज़्यादा और रोमांस से उसका संबंध कम होने लगा। यानी अब की कविताएं जो थी ना, वह जीवन के बारे में ज़्यादा और रोमांस के बारे में कम लिखी जाने लगी। द रिप्रेजेंटेटिव पोएट्स ऑफ एज, इस युग के कवि यानी 19वीं सदी के लेटर पार्ट के कौन कौन से कवि हुए हैं, इनके नाम सुनिए। अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू आर्नोल्ड। ये जो 3 कवियों के हम नाम रख रहे हैं ना, ये 19वीं सदी के लेटर पार्ट के कवि हैं। इन्होंने क्या किया समझिए। गेव वॉइस टू द कॉमन मैन्स डाउट्स, इन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से गेव वॉइस यानी आवाज़ दी टू द कॉमन मैन्स डाउट्स, आम लोगों के मन में जो डाउट्स थे ना, जो शंकाएं थी, जो फियर्स मतलब जो डर थे, एंड डिस्ट्रैक्शंस, और जो डिस्ट्रैक्शंस था ना बच्चों, उसको इन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से हवा दे दी, यानी उसको और भड़का दिया। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ यानी उसी समय, एट द सेम टाइम दे रीअश्योर्ड देम, इन लोगों ने आम जनता को रीअश्योर किया यानी भरोसा दिलाया, दैट ऑल वाज राइट विद द वर्ल्ड, कि दुनिया में सब कुछ ठीक है। इन कवियों ने लोगों के मन में जो डाउट्स थे, जो फियर्स थे, जो डिस्ट्रैक्शंस थे ना, उसको इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से आवाज़ दी, और साथ ही साथ इन लोगों ने लोगों को आश्वस्त भी किया कि ऑल वाज राइट विद द वर्ल्ड, कि दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक है। एक और ग्रेट पोएट है बच्चों टेनिसन। टेनिसन्स पोएम्स एंड वेल नोन एलिजी, बच्चों जो टेनिसन है ना, इनकी कविताएं और इनका एक वेल नोन एलिजी है, याद रखिएगा, इनका एक वेल नोन मतलब विख्यात एलिजी है, शोक गीत है, जिसका नाम है इन मेमोरियम। क्या नाम है? इन मेमोरियम। ये टेनिसन की रचना है। मेक एन अटेम्प्ट, यह जो बच्चों काव्य है जिसका नाम है इन मेमोरियम, यह शोक गीत है, ये एलिजी है। इसमें टेनिसन है ना, मेक एन अटेम्प्ट, ये प्रयास करते हैं टू रिकंसाइल द कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स ऑफ साइंस एंड रिलीजन। साइंस का मतलब विज्ञान और रिलीजन का मतलब होता है धर्म, यानी विज्ञान और धर्म के परस्पर विरोधी दावों को ये यहाँ पे समेटने का प्रयास करते हैं। कौन बच्चों? टेनिसन अपनी शोक गीत इन मेमोरियम में साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और धर्म के बीच जो विरोधाभास है ना, उसको ये पाटने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों ये है ब्राउनिंग, जो इस युग के बड़े कवि थे। ब्राउनिंग्स पोएट्री मेड यूज़ ऑफ ए न्यू टेक्निक। बच्चों जो ये ब्राउनिंग है ना, इसके बाद हम मैथ्यू आर्नोल्ड की बात करेंगे। ब्राउनिंग जो है ना, ये अपनी कविताओं में मेड यूज़ ऑफ ए न्यू टेक्निक, ये एक नई तकनीक का उपयोग करते हैं जिसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। याद रखिएगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का इस्तेमाल किसने किया? तो बच्चों ब्राउनिंग ने किया। किसने किया? ब्राउनिंग ने किया। अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है समझिए। इट इज़ यूज्ड, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना, इट इज़ यूज्ड, इसका इस्तेमाल होता है टू एक्सप्लोर द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोएट, यानी कवि की जो फीलिंग है, कवि की जो भावनाएं हैं, थॉट्स, कवि के जो विचार हैं ना, उन विचारों को अन्वेषित करने के लिए, उन विचारों को प्रकट करने के लिए, स्वयं कवि के द्वारा प्रकट करने के लिए ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्रयोग किया जाता है, और यह ब्राउनिंग की क्या है? टेक्निक है। अब बात करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड की। आर्नोल्ड डिस्क्राइब्ड पोएट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। आर्नोल्ड जो है ना, मैथ्यू आर्नोल्ड, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध के कवि हैं बच्चों, तो ये पोएट्री को डिस्क्राइब करते हैं, ये काव्य को वर्णित करते हैं एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी जीवन की आलोचना के रूप में ये काव्य का वर्णन करते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सोहराब एंड रुस्तम। याद रखिएगा बच्चों, मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना है सोहराब एंड रुस्तम, द स्कॉलर जिप्सी एंड सम मेमोरेबल पोएम्स डॉवरविच। याद रखिएगा डॉवरविच जो है ना, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। यह किनकी रचना है? मैथ्यू आर्नोल्ड की। सोहराब और रुस्तम किसकी रचना है? मैथ्यू आर्नोल्ड की। द स्कॉलर जिप्सी किसकी रचना है? मैथ्यू आर्नोल्ड की। बच्चों आर्नोल्ड जो है ना, डॉवरविच में एक्सप्रेसेस द डाउट्स एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द एज, यानी उस युग के जो डाउट्स हैं, जो चिंताएं हैं लोगों के मन में, फ्रस्ट्रेशन, जो निराशाएं हैं ना, उसको ये डॉवरविच नामक कविता में एक्सप्रेस करते हैं, बयां करते हैं। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, ही इंसिस्ट ऑन ए कोड ऑफ कंडक्ट, साथ ही साथ अपनी कविताओं में
मैथ्यू आर्नोल्ड जो है ना इंसिस्ट करते हैं, जोर देते हैं ऑन ए कोड ऑफ कंडक्ट। इनका मानना था कि एक आचार संहिता होनी चाहिए, यानी नियम और कानून का एक संकलन होना चाहिए और उसी के आधार पे जीवन चलना चाहिए। ये मानना था किसका बच्चों? मैथ्यू आर्नोल्ड का, जो सोहराब और रुस्तम, द स्कॉलर, जिप्सी और डॉवरविच को इन्होंने पेन किया था। फॉर हिम, मैथ्यू आर्नोल्ड के लिए द ऑब्जेक्ट ऑफ पोएट्री, काव्य का उद्देश्य क्या है? टू मेक मैन हैप्पी, यानी लोगों को खुश करना ही काव्य का उद्देश्य है। यह मानना है मैथ्यू आर्नोल्ड का। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड दिज पोएट्स, इन कवियों के अतिरिक्त, जिन कवियों के नाम हमने रखा उन कवियों के अतिरिक्त दांते गैब्रियल रोसेटी, विलियम मॉरिस, एसी स्वाइनबर्न एंड सीजी रोसेटी ऑल्सो डिजर्व आवर अटेंशन। ये कवि भी हमारे अटेंशन को, हमारी ध्यान को डिजर्व, आकर्षित करते हैं या हमारे ध्यान के योग्य हैं। कौन? दांते गैब्रियल रोसेटी, विलियम मॉरिस, एसी स्वाइनबर्न, सीजी रोसेटी। दे आर नोन एज द प्री रैफलाइट। ये बच्चों, इन लोगों को हम प्री रैफलाइट समझते हैं। ये जो कवि है ना, इनको हम प्री रैफलाइट के रूप में जानते हैं। ये प्री रैफलाइट क्या है समझिएगा। द टर्म ओज इट नेम टू ए स्कूल ऑफ पेंटिंग। यह जो नाम है प्री रैफलाइट्स, इसका नाम एक स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम पे पड़ा। जी बच्चों, इसका नाम स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम पे पड़ा, कॉल्ड द प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। जिस स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम था प्री रैफलाइट्स ब्रदरहुड, उसी स्कूल के नाम पे बच्चों इन लोगों को जाना जाता है। अब जो ये स्कूल था जिसका नाम था प्री रैफलाइट्स ब्रदरहुड, ये स्कूल ऑफ पेंटिंग था ना, इट एम्ड, इसका लक्ष्य था, ये जो स्कूल ऑफ पेंटिंग था ना, इसका लक्ष्य था टू रिवाइव इन पोएट्री द आइडियल्स ऑफ पेंटिंग। यानी पेंटिंग के जो आइडियल्स हैं, यानी पेंटिंग चित्रांकन के जो आदर्श हैं, सिंसेरिटी सच्चाई, सिंप्लिसिटी सरलता एंड ट्रुथ्स टू लाइफ, और जीवन के जो सत्य चीज़ें हैं, जो सरलता है, जो सच्चाई है ना, ये बच्चों पेंटिंग के क्या हैं? आइडियल्स हैं। और इन्हीं आइडियल्स को काव्यों में रिवाइव, पुनर्जीवित करने की कोशिश इन कवियों के द्वारा की गई। That inspired the Italian painters before Raphael। बच्चों, जो रफायल देख रहे हैं ना, ये इटालियन पेंटर्स हैं, इटालियन पेंटर हैं रफायल। रफायल के पहले भी इटालियन पेंटर्स को ये जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है ना, इसने बच्चों इंस्पायर किया था, प्रेरित किया था। इन द वर्क्स ऑफ दिज पोएट्स, ये जो कवि हैं ना, जो रोसेटी हैं, मॉरिस हैं, स्वाइनबर्न हैं बच्चों, देयर इज ए स्ट्रेस ऑन ब्यूटी। इन कवियों ने अपनी वर्क्स में, अपनी रचनाओं में, देयर इज ए स्ट्रेस, जोर दिया ऑन ब्यूटी, सौंदर्य पे। इन लोगों ने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में सौंदर्य पे जोर दिया है। एन इंटरेस्ट इन मिडिल एजेस, मध्य युग में इन्होंने रुचि दिखाई है अपनी कविताओं के माध्यम से। एंड यूज ऑफ वर्ड्स फॉर देयर पिक्चोरियल क्वालिटी, और इन लोगों ने वैसे वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो अपने पिक्चोरियल क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। अब कुछ अन्य कवियों को लेते हैं। हम 19वीं सदी की उत्तरार्ध की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है कि गेरार्ड मैनली हॉपकिंस इज ए पोएट डिफरेंट फ्रॉम हिज एज। यानी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक और कवि हुए थे जिनका नाम था गेरार्ड मैनली हॉपकिंस। ये अपने युग के अन्य कवियों से डिफरेंट थे, अलग थे। His poems were published, इनकी कविताएं were published यानी छपी थी in 1980 आफ्टर हिज डेथ। यानी इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी कविताओं को छापा गया था। किनकी कविताओं को? गेरार्ड मैनली हॉपकिंस की कविताओं को। ये अपने युग के अन्य कवियों से अलग थे। His poems normally deal with religious aspects of life। इनकी कविताएं जो होती थी ना, वह जीवन के, लाइफ के जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स होते थे, जो धार्मिक पहलू होते थे ना, उनकी चर्चा इनकी कविताओं में मिलती हैं। सम ऑफ हिज पोएम्स लाइक, इनकी कुछ कविताएं जिसका नाम है पाइड ब्यूटी पोर्ट्रे नेचर, यानी प्रकृति को भी चित्रित करती हैं। यानी इनकी जो कविताएं हैं ना, वह जीवन के रिलीजियस एस्पेक्ट्स को पोर्ट्रे करती हैं। लेकिन एक और अपनी कविता पाइड ब्यूटी में इन्होंने नेचर को भी पोर्ट्रे किया है, चित्रित किया है। बट ही सर्टेनली टर्न्स अवे फ्रॉम द रोमांटिक स्टाइल ऑफ पोएट्री। लेकिन बच्चों, जो रोमांटिक स्टाइल ऑफ पोएट्री है, इनसे ये दूर हो जाते हैं, इनको ये अच्छा नहीं लगता।
His imagery and rhythm are quite modern and has influenced many poets of the 20th century. बच्चों इनकी जो इमेजरी है, इनका जो रिदम है ना बच्चों, वो आधुनिक है और इनकी इमेजरी और रिदम ने 20वीं सदी के बहुत सारे कवियों को प्रभावित किया है। ये W.B. Yeats की तस्वीर है बच्चों। लिखा है कि इंग्लिश पोएट्री इन द 20th सेंचुरी। अब बात कर रहे हैं हम, तो 20वीं सदी की बात पहले से ही कर रहे हैं। लिखा है कि 20वीं सदी में जो इंग्लिश पोएट्री थी ना, जो अंग्रेजी काव्य था, इज़ वेरीड इन थीम, यानी जो इसकी विषय वस्तु थी ना उसमें विविधता थी, बट मोर सेंसिटिव टू द न्यू क्राइसिस इन ह्यूमन लाइफ। जो क्राइसिस का मतलब होता है संकट। बच्चों तो 20वीं सदी की जो इंग्लिश जो काव्य था ना, वह वेरीड इन थीम था, यानी विषय वस्तु उसका क्या था, विविध था, लेकिन ये कविताएं जो थी ना मोर सेंसिटिव थी, ज़्यादा संवेदनशील थी टू द न्यू क्राइसिस इन ह्यूमन लाइफ। मानव के जीवन में जो नए नए संकट आ रहे थे ना, उन संकटों के प्रति ये कविताएं ज़्यादा सेंसिटिव थी, संवेदनशील थी। Poets like Robert Bridges, A.E. Housman and John Mansfield continued with the romantic themes। बच्चों 20वीं सदी में A.E. हाउसमैन, जॉन मैन्सफील्ड, रॉबर्ट ब्रिज जैसे कवि जो थे ना, ये रोमांटिक थीम्स के साथ अपनी कविताओं को लगातार लिखते जा रहे थे। दे ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, बच्चों रोमांटिक थीम्स था, लेकिन इन लोगों ने ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, इन लोगों ने व्यक्त किया, यानी रोमांटिक थीम्स के साथ साथ जो पैसिमिज्म ऑफ एज था ना, जो उस युग की जो निराशा थी ना, उन निराशाओं को भी इन लोगों ने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। 20वीं सदी के एक और कवि हैं वाल्टर डी ला मेयर। याद रखिएगा बच्चों की कविताओं के लिए ये जाने जाते हैं। तो वाल्टर डी ला मेयर इन सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, इनकी रचनाएं हैं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई। याद रखिएगा, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, इनकी रचनाएं जिनका नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई एंड अदर पोएम्स, ये अपनी अन्य कविताओं में एक्सप्लोर्स द वंडर ऑफ द चाइल्ड्स वर्ल्ड, ये बच्चों की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों की दुनिया का पड़ताल करते हैं। कौन बच्चों? W.B. Yeats एंड द फैंटेसी ऑफ द सुपर नेचुरल वर्ल्ड। सुपर नेचुरल वर्ल्ड का मतलब होता है अलौकिक दुनिया, और फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना। यानी सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई और अपनी अन्य कविताओं में W.B. Yeats जो है ना, ये बच्चों की दुनिया के आश्चर्य और अलौकिक दुनिया के कल्पनाओं को पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। द पोएट्स हु हैड आयरिश ऑरिजिन, यानी वे कवि जिनका ऑरिजिन, जो लोग आयरलैंड के थे, जिनकी उत्पत्ति आयरलैंड में हुई थी, वे रूटेड इन द हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ आयरलैंड। वे बच्चों आयरलैंड की इतिहास और वहीं की परंपराओं के अनुसार अपनी काव्यों की रचना करते थे। पोएट्स लाइक W.B. Yeats जो थे ना बच्चों, J.M. Synge एंड लॉर्ड डनसेम लुक टू देयर कंट्री फॉर इंस्पिरेशन। बच्चों प्रेरणा प्राप्त करने के लिए ये अपने देश आयरलैंड की ओर देखते थे और वहीं से प्रेरणा पाते थे और रचनाएं करते थे। ये जो लिखा है W.B. Yeats 1865 to 1939, जो W.B. Yeats है ना, 1865 में इनका जन्म हुआ, 1939 में इनकी मृत्यु हुई। इन द पोएम्स सच एज एमोंग स्कूल चिल्ड्रन, सेलिंग टू बाइजांटियम एंड सेकेंड कमिंग रिवील्स हिज कंसर्न फॉर यूथ, यानी इनकी रचनाएं W.B. Yeats की रचनाएं हैं, जिसका नाम है एमोंग स्कूल चिल्ड्रन, सेलिंग टू बिंजैटियम एंड सेकेंड कमिंग। इसमें ये रिवील्स करते हैं, ये बच्चों प्रकट करते हैं कंसर्न फॉर यूथ, यानी नौजवानों के लिए ये कितने चिंतित हैं, कंसर्न हैं, ये अपने कंसर्न को, अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, और जो रीजनरेशन की पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है ना, उसके लिए भी ये चिंतित हैं और अपनी चिंता को अपनी इन पुस्तकों में ये बयां करते हैं। कौन? W.B. Yeats, आयरलैंड के हैं ये। आगे लिखा द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। याद रखिएगा बच्चों, 20वीं सदी का जो अर्ली पार्ट है ना, जो प्रारंभिक हिस्सा है ना, विटनेस्ड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसने क्या देखा? प्रथम विश्व युद्ध देखा है। देखिए ना, 1914 से 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था ना, तो 20वीं सदी के शुरू में विश्व युद्ध शुरू हो गया।
along with annihilation। बच्चों जो annihilation देखते हैं इसका मतलब विनाश होता है, यानी विनाश ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी जीवन और संपत्ति के नाश के साथ साथ इट ब्रॉट डिसइल्यूजनमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब होता है मोहभंग और फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। यानी 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध में केवल जान और माल की हानि ही नहीं हुई बल्कि इसने निराशा और मोहभंग भी लाया। द पोएट्स, इस दौरान जो पोएट्स थे, जो कवि थे ना, वॉइस्ड द कंसर्न, यानी अपनी चिंता को व्यक्त किए। वॉइस्ड द कंसर्न, अपनी चिंता को व्यक्त किए दैट नॉलेज एंड प्रोग्रेस कुडंट सेव ह्यूमैनिटी। इन लोगों ने अपनी चिंता को प्रकट किया और इन लोगों ने बताया कि नॉलेज एंड प्रोग्रेस, ज्ञान और प्रगति, कुडंट सेव ह्यूमैनिटी, यानी ज्ञान और प्रगति ने मानव जाति का बचाव नहीं किया। इन कविताओं ने बताया चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में जान माल की व्यापक हानि और क्षति हुई थी। सम ऑफ द अर्ली पोएट्स, यानी बच्चों उस दौरान के जो कुछ कवि हुए थे ना, उसमें प्रथम थे रूपर्ट ब्रूक, जिनको वार पोएट भी कहा जाता है। रूपर्ट ब्रूक एंड विल्फ्रेड ओवेन हैड एन आइडियल व्यू ऑन वॉर, यानी लड़ाई पे इन लोगों का जो व्यू था, जो विचार था ना, वो बड़ा आइडियल माना जाता है। रूपर्ट ब्रूक और विल्फ्रेड ओवेन के जो विचार थे ना युद्ध के लिए, उन विचारों को बड़ा आइडियल माना जाता है। अब एक और कवि हैं बच्चों, टी.एस. इलियट, याद रखिएगा टी.एस. इलियट 1888 में जन्म हुआ और 1965 में मृत्यु हुई। ये बच्चों 20वीं सदी के कवि थे। वाज सर्टेनली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट ऑफ द टाइम, ये 20वीं सदी के सबसे इन्फ्लुएंशियल पोएट थे, सबसे प्रभावशाली कवि थे। इन्फ्लुएंशियल पोएट मतलब प्रभावशाली कवि। 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली कवि थे टी.एस. इलियट। इन हिज अर्ली पोएम्स सच एज द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉर्क, ये टी.एस. इलियट की बच्चों लव सॉन्ग है ना, एंड द वेस्टलैंड, ये जो वेस्टलैंड याद रखिएगा अक्सर पूछता है, वेस्टलैंड किसकी रचना है? टी.एस. इलियट की है। तो इन अपनी रचनाओं में ही प्रेजेंट्स या प्रस्तुत करते हैं, ये आपके सामने लाते हैं द हॉलोनेस, खोखलापन, एंड वल्गरिटी मतलब अश्लीलता। जी बच्चों, हॉलोनेस का मतलब खोखलापन और वल्गरिटी का मतलब अश्लीलता ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी इन रचनाओं के माध्यम से, द वेस्टलैंड के माध्यम से, द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉर्क के माध्यम से टी.एस. इलियट जो है ना, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के, आधुनिक सभ्यता के खोखलेपन को और अश्लीलता को ये हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। विच डजंट हैव एनी अवेयरनेस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, जो हमारे आध्यात्मिक संस्कार हैं, जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं ना, उनसे मॉडर्न सिविलाइजेशन को कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? खोखला है और अश्लीलता से भरा है। ये जानकारी द वेस्टलैंड के माध्यम से टी.एस. इलियट हमें देते हैं। हिज लेटर पोएम्स, इनकी बाद की कविताएं जैसे एस वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टेट्स पोर्ट्रे द डिसइल्यूजनमेंट। अब इनकी बाद की जो कविताएं हैं, जिसको एस वेडनेसडे भी कहते हैं, 4 क्वार्टेट्स भी कहते हैं, इसके माध्यम से टी.एस. इलियट जो है ना, डिसइल्यूजनमेंट को, यानी मोहभंग को, किस प्रकार से जनता का मोहभंग हुआ है उसको चित्रित करते हैं। एगनी, जनता की पीड़ा को, जनता की तकलीफ को भी चित्रित करते हैं। एंड ए सर्च फॉर वैल्यूज, और कैसे लोग है ना मूल्यों की खोज कर रहे हैं, संस्कार की खोज कर रहे हैं, ये चीज़ भी टी.एस. इलियट अपनी इन कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो ये थी द स्टोरी ऑफ पोएट्री पार्ट 4। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। और मैं फिर आश्वस्त करता हूं बच्चों कि द स्टोरी ऑफ पोएट्री पार्ट 5 1-2 दिनों में मैं अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ वीडियोस को देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद।